के जूतों को देखते हैं, उसका डिजाइन, ये वाला डिजाइन, तो ये जो असल एक्चुअल मून में फुटप्रिंट है उससे मैच नहीं करता। क्या यहाँ फिर प्रोडक्शन टीम से कोई गलती हो गई? बल्कि उनके हिसाब से यूनिवर्सल एक्सेलरेशन के चलते हम धरती पे टिके हुए हैं। मतलब नॉर्मल लोग इक्वल टू ग्रेविटी, पर फ्लैट अर्थर्स इक्वल टू यूनिवर्सल एक्सेलरेशन। जो जैसे पोजीशन पे था लगभग वैसी पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि इस मनी मैट्रिक्स थ्योरी के हिसाब से एक होती है अमेजिंग बात जो दिमाग हिला देती है, एक होती है सुपर अमेजिंग बात जो कि दिमाग को शेक कर देती है, और एक होती है थ्योरीज जो कि दिमाग को फाड़ देती है। ऐसे ही कुछ सस्पेंसफुल, शॉकिंग और इवन स्टूपिड थ्योरीज को आज हम एक्सप्लोर करेंगे, जिसपे आपका एक ग्लैंस तो मांगता है वीडियो। वैसे आपको मैं साल 1870 में भेज दूंगा टाइम ट्रेवल करा के, नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। भेजो क्या? भेजो अभी, जल्दी सब्सक्राइब करो। लेट्स बिगिन। क्या एलियंस होते हैं? क्या एलियंस होने का प्रूफ है? ये सवाल अगर आप दुनिया के सबसे टॉप स्पेस वैज्ञानिक को पूछोगे तो वो कहेंगे कि हाँ, साइंटिफिकली एलियंस तो हैं, लेकिन उसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है उनके पास। प्रूफ नहीं है? ये अजीब बात नहीं है? ये यूनिवर्स अरबों लाइट ईयर्स चौड़ा है, तो इतने वास्ट यूनिवर्स में आज तक एलियन से क्लियर कट कांटेक्ट नहीं हो पाया, ये बहुत ही अजीब बात है। ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है, स्टैटिस्टिकली और मैथमेटिकली भी इम्पॉसिबल लगता है। जैसे एक बात बता रहा हूँ, इसको ध्यान सुनो। बिजनेस की दुनिया में अगर आप कुछ बेचने जाते हो तो अगर आप अपने प्रोडक्ट को 100 लोगों को पिच किए तो क्या ये हो सकता है कि एक भी इंसान उन 100 में से आपका प्रोडक्ट ना ले? हो सकता है 100 में से एक हो सकता है कि ना ले। अगर आपने अपना प्रोडक्ट 1 लाख लोगों को शो किया तो 1 लाख में से एक इंसान ना ले, इसका चांस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन मान लेते ये भी हो सकता है, मान लेते हैं। पर आपने अगर 1 मिलियन यानी 10 लाख लोगों को प्रोडक्ट शो किया, उसमें भी एक इंसान ना ले, ऐसा मार्केटिंग के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ है। ये स्टैटिस्टिकली इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि बिजनेस में ऑन एवरेज 0.5% CTR होता है, यानी 200 लोगों में से एक इंसान ऑन एवरेज आपके प्रोडक्ट से इंटरेक्ट करेगा। तो वैसे ही कुछ यूनिवर्स का हाल है। यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम है, किसी से एक्चुअल कांटेक्ट आज तक नहीं हुआ है। मतलब सिग्नल आया, वाव सिग्नल आया, मिस्टीरियस सिग्नल आया, रीड किया हमने, मिस्टीरियस कोड निकला, ये सब हुआ है, लेकिन क्लियर कट जो कहते हैं कांटेक्ट, वो नहीं हो पाया है। और तभी ये डार्क फॉरेस्ट थ्योरी का जन्म हुआ, जो ये कहता है कि एलियंस अगर किसी गैलेक्सी में है और वो आते जाते भी हैं, तो वो जानबूझकर अपने आप को दूसरे सिविलाइजेशंस के सामने नहीं लाते। अब सबसे स्केरी पार्ट, डार्क फॉरेस्ट थ्योरी के हिसाब से एलियंस हमारे बीच ही मौजूद हैं इन डिस्गाइज्ड फॉर्म, यानी वो छुपे हुए हैं और इंसानों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्योंकि मे भी उनको ऐसा लगता है कि अगर वो दूसरे सिविलाइजेशन में कांटेक्ट में आए और दूसरा सिविलाइजेशन अगर उनसे ज्यादा ताकतवर हुआ तो उनके फ्रीडम पे टेक ओवर कर सकते हैं, और ये उनके सर्वाइवल के लिए सही नहीं है। इसलिए दूसरे सिविलाइजेशंस हिडन रूप में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए वो कॉन्शियसली साइलेंट रखते हैं अपने आप को, नहीं तो अभी तक कोई ना कोई कांटेक्ट हो जाता। इसलिए वो एलियंस। दी मून लैंडिंग थ्योरी। ना मुझे नहीं लगता है कि मून लैंडिंग थ्योरी को आपको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। ये आइडिया, ये थ्योरी आपने जरूर सुना होगा लोगों के मुंह से कि मून लैंडिंग फेक है। ये थ्योरी भी फ्लैट अर्थ थ्योरी से रिलेटेड है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मून लैंडिंग फेक मानने वाले अक्सर इस वीडियो का यूज करते हैं, जिसमें ये जब फ्लैग लहराता है चांद पे, तो सवाल ये आता है कि एक मिनट, फ्लैग लहरा कैसे रहा है? अगर चांद पे हवा ही नहीं है तो ये झंडा क्यों लहरा रहा है? जो लोग मानते हैं कि मून लैंडिंग फेक है, वो ये कहते हैं कि ग्रीन स्क्रीन वालों से गलती हो गई, स्टूडियो वाले से गलती हो गई। पर इसका सिंपल आंसर ये है कि ये फ्लैग वेव नहीं कर रहा बल्कि शेक कर रहा। जब मून पे गड्ढा गाड़ा जा रहा था तब एस्ट्रोनॉट्स का हाथ हिल रहा था, इसलिए फ्लैग शेक कर रहा था, न कि वेव कर रहा था। शेक हिलने और वेव में अंतर होता है। और एक आर्गुमेंट ये आता है कि जो एस्ट्रोनॉट्स ओरिजिनल जूते चांद पे सबसे पहले बार पहन के गए थे, वो ओरिजिनल जूते आज भी म्यूजियम में रखे हुए हैं। पर हम उन म्यूजियम के जूतों को देखते हैं, उसका डिजाइन, ये वाला डिजाइन, तो ये जो असल एक्चुअल मून में फुटप्रिंट है उससे मैच नहीं करता। क्या यहाँ फिर प्रोडक्शन टीम से कोई गलती हो गई? नहीं, इसका एक्चुअल आंसर ये है कि एस्ट्रोनॉट्स जूते के ऊपर बूट पहने हुए थे, शू कवर्स। और इसी जूते वाले बात को कई लोग बहुत एज अ प्रूफ प्रेजेंट करते हैं। मून लैंडिंग थ्योरी बहुत पहले ही डिबंक हो चुकी है और इसके हर चीजों का एक्सप्लेनेशन मौजूद है। नाउ दी क्रेजी थ्योरी पे बढ़ते हैं, दी फ्लैट अर्थ थ्योरी। फ्लैट अर्थ थ्योरी शायद इस लिस्ट का सबसे क्रेजी थ्योरी है। इस दुनिया में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग हैं जो ये मानते हैं कि धरती फ्लैट है। यूएस में एक एक्चुअल सर्वे हुआ था जिसमें कि 10% रेस्पॉन्डर्स ने कहा था कि वो जोकिंगली ही नहीं, मतलब मजाक में नहीं, बल्कि एक्चुअली में मानते हैं कि धरती फ्लैट है।
उनके हिसाब से जितने भी हमें फोटोज दिखाया जाता है धरती का, वो सब फैब्रिकेटेड होता है, यानी बनावटी होता है। जो फ्लैट अर्थर्स है वो ये मानते हैं कि धरती का एक किनारा है, एक एज है जहाँ पे बर्फ मौजूद है, यानी अंटार्कटिका धरती का एज है। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो लोग फ्लैट अर्थ थ्योरी पे मानते हैं वो ये मानते हैं कि ग्रेविटी रियल नहीं है, बल्कि उनके हिसाब से यूनिवर्सल एक्सेलरेशन के चलते हम धरती पे टिके हुए हैं। मतलब नॉर्मल लोग इक्वल टू ग्रेविटी, पर फ्लैट अर्थर्स इक्वल टू यूनिवर्सल एक्सेलरेशन। अब ये यूनिवर्सल एक्सेलरेशन एग्जैक्टली है क्या उनके हिसाब से? तो फ्लैट अर्थर्स के हिसाब से जो ये पूरा धरती है ये ऊपर की तरफ भाग रही है एक कांस्टेंट स्पीड में, और क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है इसलिए हम लोग सब धरती पे टिके हुए हैं। अब उनको कौन समझाए कि इसके लिए भी ग्रेविटी की जरूरत है। खैर, फ्लैट अर्थर्स के हिसाब से ये धरती का लैंड फ्लैट है और धरती का लैंड ही पूरा यूनिवर्स है। जहां तक आसमान के कंसेप्ट की बात है तो फ्लैट अर्थर्स मानते हैं कि आसमान एक्चुअली में एक डोम शेप्ड कवर है, एक ऐसा कवर जो कि धरती के चारों तरफ रखा गया है, जिसे वो फिर्मामेंट कहते हैं। और उनके हिसाब से इस डोम के अंदर ही सूरज चांद सब है। और फ्लैट अर्थ वालों के हिसाब से सूरज का जो डायमीटर है वो बस 32 मील है और वो बस एक डेकोरेशन आइटम है, और चांद एक नकली प्रोजेक्टर से बनाया गया है जो कि दुनिया के हिडन इलीट लोग, अमीर लोग, पॉपुलेशन को बेवकूफ बनाने के लिए लगाए हैं। जो मान्यता है फ्लैट अर्थर्स की वो सब मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। उनके हिसाब से कुछ इलीट लोग हैं जो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। वो लोग ये कहते हैं कि सदियों से लोग फ्लैट अर्थ पे मानते आ रहे हैं और जानबूझकर राउंड अर्थ थ्योरी को लाया जा रहा है। राउंड अर्थ थ्योरी, फ्लैट अर्थर्स ये मानते हैं कि जो भी आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वगैरह देखते हो ये असल में एक स्टूडियो का पिक्चर है। फ्लैट अर्थर्स वाले यूनाइटेड नेशंस के लोगों का यूज करते हैं और कहते हैं कि यूएन को पता है कि धरती फ्लैट है, इसलिए लोगों में फ्लैट अर्थ दिया गया है। फ्लैट अर्थ वाले ये कहते हैं कि विज्ञान के थ्रू कोई भी चीज को देखने से वो चीज कॉम्प्लेक्स बन जाती है और जानबूझकर चीजों को कॉम्प्लेक्स तरह से प्रेजेंट किया जाता है ताकि आम जनता समझ ही ना पाए, जैसे कि स्फेरिकल अर्थ और उसका मैथमेटिक्स। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि फ्लैट अर्थ वाले ऐसा क्यों सोचते हैं कि गवर्नमेंट सबसे झूठ कह रही है? क्यों? मतलब एक मिनट के लिए अगर हम फ्लैट अर्थ वालों के साथ हो जाए तो उनके हिसाब से गवर्नमेंट क्यों झूठ बोल रही है? तो इसका आंसर वो ये देते हैं कि स्पेस एजेंसीज जैसे कि इसरो, नासा, ईएसए, ये सब बस नौटंकी वाली कंपनीज है जो कि स्पेस के नाम पे फंडिंग लेती है और उनके हिसाब से वो पैसा जाता है हिडन इलीट लोगों के पॉकेट्स में। उनके हिसाब से ये सब स्पेस, सैटेलाइट, ये सब स्कैम्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि कुछ इलीट लोगों के पॉकेट में पैसा जाते रहे हमेशा। फ्लैट अर्थर्स वालों से एक सवाल पूछा जाता है कि आप भी तो प्लेन में घूमे होंगे और प्लेन से जब आप देखते हो तो धरती हल्का कर्व्ड हमें फील होता है देखने के बाद। अगर आप प्लेन में गए हो तो आपको पता है हल्का सा कर्व फील होता है। तो उस पर ये आंसर करते हैं कि प्लेन कंपनीज में जो विंडो लगाया जाता है वो ऐसा लगाया जाता है ताकि हमें थोड़ा सा कर्व दिखे, क्योंकि उतने ऊपर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि तोड़ देगा और रियलिटी फाइंड करने की कोशिश करेगा। बस अब और नहीं सहा जा रहा मेरे से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे, और ये इस वाले थ्योरी से ज्यादा सीरियस है। द एंशिएंट एलियंस थ्योरी। ये थ्योरी हमें एक्सप्लेनेशन देती है उन सवालों का जिसके बारे में मिस्ट्री लवर्स डेली डिस्कस करते हैं। जैसे जब पुराने जमाने में पिरामिड को टेक्निकली बनाना इम्पॉसिबल था तो आखिर वो लोग कुछ ही सालों में पिरामिड को कैसे रेडी कर दिए। जिन पुरानी बिल्डिंग्स को आज भी रेप्लिकेट करने में इंजीनियर्स को हजारों साल लग जाएंगे, वैसी कई बिल्डिंग्स इतने कम समय में कैसे बन के रेडी है। तो इस थ्योरी के हिसाब से हमारे इतिहास को एंशिएंट एलियंस ने शेप दिया है। और बहुत से एथिस्ट लोग, यानी जो लोग भगवान पे एकदम नहीं मानते, उनको ये ज्यादा सेंस बनाएगा थ्योरी, क्योंकि इस थ्योरी के हिसाब से जो एलियंस पहले धरती पे आया करते थे अपने स्पेसशिप में, उन्हीं को लोग गॉड मानते हैं, भगवान मानते हैं। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल बात है कि हम भगवान और एलियन को क्यों कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन ये थ्योरी यही कहता है। साउथ पेरू के नाज़का डेजर्ट में ये एक जियोग्लिफ्स है जिसे कहते हैं नाज़का लाइंस, और ये 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है और ये मिट्टी के टॉप लेयर को हटाकर बनाया गया था और आज भी वैसा ही का वैसे ही दिखता है। दुनिया भर कई लोग मानते हैं कि ऐसी जो कलाकृतियां हैं जो कि 1000-2000 साल तक रह जाती है, इन सब का ज्ञान एंशिएंट एलियंस ने लोगों को दिया था। अभी के बिल्डिंग्स ऐसे होते हैं कि अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी एक बिल्डिंग को भी ले तो उसको 70 से 80 साल में रीडेवलपमेंट के लिए देना पड़ता है ताकि वो फिर से बन पाए तोड़कर। लेकिन ऐसे बिल्डिंग्स जो कि 1500 साल 1800 साल से हैं, उस समय के बनाए गए, ये सिंक नहीं बैठ रहा। और इसी से लोग स्पेकुलेट करते हैं कि पहले का टाइम कोई ना कोई था दादा जो कि हमें सपोर्ट किया था। नाउ द मोस्ट गूज बम्प वाला थ्योरी, द वैक्यूम डीके थ्योरी। वैक्यूम डीके अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है कि अगर 600 पेज का किताब आप ला के पढ़ो फिर भी ये खत्म नहीं होगा। इस थ्योरी के बारे में मैंने आपको बताया था कि इस थ्योरी के हिसाब से इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं सब इन एन इंस्टेंट
खत्म हो सकती है। अभी नहीं तो कभी भी जब यूनिवर्स के एनर्जी लेवल्स में जरा भी चेंजेस आया तो पूरा यूनिवर्स सीज टू एग्जिस्ट हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, गायब हो जाएगा। आपको कभी पता ही नहीं लग पाएगा कि आप कभी थे। आम इंसान इस थ्योरी को नहीं समझ सकता। अगर आप आम इंसान है तो स्किप कर दो। नहीं, सुनो, साइंटिस्ट आमतौर पे एक माउंटेन और एक बॉल को लेके इस थ्योरी को समझाते हैं यूनिवर्स का। मान लो हम पहाड़ के ऊपर एक बॉल रखते हैं। अब पहाड़ का शेप कुछ ऐसा है, तो शुरू में बॉल इधर आई नीचे और रुक गई और बहुत टाइम तक बॉल यहीं पे थी। फिर एक डिस्टरबेंस हुआ, जैसे कि विंड, उसके चलते अब बॉल नीचे आ गई और अब यहाँ है। अब यहाँ पे बहुत टाइम से है, ठीक है, पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बॉल का फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ है, मतलब कितने नीचे आने के बाद ये अब और नीचे नहीं आएगी, वो उसका एंड स्टेट है, एकदम रिलैक्सिंग स्टेट, तो वो है ऑफ कोर्स ग्राउंड लेवल। तो देखो, आखिरकार विंड सहते सहते वो नीचे जमीन पे आ जाएगी और अब हम कह सकते हैं कि ये बॉल अपने सबसे नेचुरल स्टेट में है। अब पहाड़ का रोल खत्म, अब वो अपने लाइफ के एंड तक यहीं पे रहेगा क्योंकि ये फाइनल प्लेस है। हमारा यूनिवर्स उसी बॉल की तरह है जो कि पहाड़ के ऊपर ही अभी एक जगह पर लटका हुआ है। मतलब लिटरली इस बात को मत समझना, ये बात एनर्जी, क्वांटम फिजिक्स, ये सब टर्म ना यूज करके सिंपल इससे समझाया जा रहा है। तो यूनिवर्स बहुत ही फ्रेजाइल कंडीशन में है और ये यूनिवर्स का स्टेट जिसमें कि तारा है, गैलेक्सी है, प्लैनेट्स है, आप और हम हैं, ये यूनिवर्स का सबसे नेचुरल स्टेट नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा स्टेट है जो कि टेम्पररी है। और इस ब्रह्मांड का जो सबसे एफर्टलेस स्टेट है वो आना भी बाकी है। ये सब कुछ समय के लिए है और वो नेचुरल स्टेट क्या है, उसमें कैसा रंग रूप रहेगा यूनिवर्स का, वो हम इमेजिन नहीं कर सकते। और ये यूनिवर्स कभी भी अपने फाइनल पोजीशन पे आ सकता है। यानी ये जो यूनिवर्स है, आप और हम और बाकी चीजें, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, ये सब टू गुड टू बी ट्रू है। यानी ये रियलिटी इतना खूबसूरत है, ये कुछ ना कुछ झोल है इसमें भी, ऐसा कुछ। ये टू गुड टू बी ट्रू है, यानी ये टेम्पररी है और अनस्टेबल है। और यूनिवर्स का जो सबसे एफर्टलेस, स्टेबल, लीस्ट एनर्जी वाला स्टेट है, उसमें जस्ट ब्लैंक होता है पूरा यूनिवर्स। ये जो थ्योरी है ना, ये ऐसी थ्योरी है कि मैं पागल हो जाता हूँ लिटरली जब इसके बारे में सोचता हूँ। तो मुझे पता नहीं यूनिवर्स के बाहर का क्या क्या दिखने लगता है। मतलब ये इतनी गजब थ्योरी है, जो लोग स्किप कर दिए होंगे वो ठीक है। इसके ऊपर आप ब्रेनस्टॉर्म करोगे ना तो आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखेंगी। एम्प्टी यूनिवर्स, कुछ नहीं। मेरा ब्रेन अंदर से फट जाएगा। उसके पहले अगले थ्योरी पे बढ़ते हैं, दी हॉलो अर्थ थ्योरी। जो लोग हॉलो अर्थ थ्योरी पे मानते हैं वो ये कहते हैं कि जिस तरह धरती के ऊपर एक पूरा इकोसिस्टम मौजूद है जिसपे लाखों साल से लाइफ एग्जिस्ट कर रही है धरती के सरफेस पे, बिल्कुल वैसे ही धरती के अंदर भी एक हिडन इकोसिस्टम है। और जिस तरह हमारा सूरज है जो कि हमें हीट प्रोवाइड करता है, वैसे जो धरती के अंदर का जलता कोर है वो उनका सूरज है। और उतने हीट में भी सस्टेन करने वाले जीव वहाँ पे लाखों साल से रह रहे हैं। ये बात ये थ्योरी कहती है। और ये भी पॉसिबल है कि उनके पास अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी दुनिया हो। और क्योंकि वो बाहर आ ही नहीं सकते, इसलिए वहाँ के जीव को अवेयरनेस होगा ही नहीं। तो इसलिए अगर वहाँ इंसानों के तरह भी जीव हो तो उनको अवेयरनेस होगा ही नहीं कि इसके बाहर भी कुछ है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम इंसानों को ये तो पता है कि यूनिवर्स 93 बिलियन लाइट ईयर्स चौड़ा है, ये पूरा यूनिवर्स। पर इस यूनिवर्स के बाहर क्या है ये पल्ले नहीं पड़ता, इमेजिन नहीं कर सकते हम लोग। बिल्कुल वैसे ही उनके लिए वही दुनिया होगी और उनके दिमाग के अंदर दूर दूर तक होगा ही नहीं कि इसके बाहर भी कुछ है। और वैसे भी इंसान 12 किलोमीटर से ज्यादा गड्ढा नहीं कोड़ पाया है। तो क्या इसका मतलब 12 किलोमीटर से ज्यादा हम नहीं कोड़ पाए हैं तो इसका मतलब हम पता नहीं कर सकते कि अंदर ऐसा कुछ है कि नहीं पता कर सकते हैं। ये थ्योरी एक्चुअली में डिबंक हो गई है क्योंकि सिस्मिक वेव्स, जिसे कि साइंटिस्ट पता करते हैं कि धरती के अंदर क्या है, उसमें कैटेगरी होता है पी वेव्स और वो बहुत अंदर तक पेनिट्रेट कर सकते हैं। टेक्निकली 6500 किलोमीटर तक पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो उससे जो डेटा मिला है उससे ये पता चला है कि नहीं, ऐसा नहीं है, धरती अंदर हॉलो नहीं है। दी मनी मैट्रिक्स थ्योरी, ये वन ऑफ द मोस्ट क्रेजी थ्योरीज है। ये थ्योरी इस चीज को एक्सप्लेन करता है कि अगर कोई इंसान फाइनेंशियली अभी किसी पोजीशन में है तो वो क्यों है। पैसों के मामले में मान लो अभी के समय में कोई धरती पे आया और उसने तय किया कि वो मैजिकली समहाउ इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सब हमें इक्वली पैसा बांट देगा, बराबर बराबर बांट के पूरी दुनिया को रीसेट कर देगा। अब दुनिया में सबके पास पैसे इक्वल हो गए। एक रिक्शा वाले के पास भी 25 करोड़ है, एलोन मस्क के पास भी 25 करोड़ है, मेरे पास भी 25, आपके पास भी 25। बच्चों को छोड़ के अबव 18 सबके पास 25-25 करोड़ हो गए। ना इस थ्योरी के हिसाब से अगर हम आज ऐसा कर दें तो 3 से 5 साल बाद पता है क्या होगा, वो रिक्शा वाला फिर से फाइनेंशियली वीक हो जाएगा
एलॉन मस्क फिर से अच्छा खासा अमीर हो जाएगा और जो जैसे पोजीशन पे था लगभग वैसी पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि इस मनी मैट्रिक्स थ्योरी के हिसाब से पैसा वो नहीं है जो कि बाहर से किसी इंसान के पास आता है, बल्कि पैसा एक ऐसी चीज है जो कि आपके अंदर जो इंटेलिजेंस है बिल्ट इन पहले से, उसका आउटकम है। आपकी बुद्धि डिसाइड करती है। सब माइंड सेट का खेल है। वो रिक्शा वाला वापस रिक्शा वाला इसलिए बन जाएगा क्योंकि इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट। जो लोग लो क्वालिटी लाइफ जी रहे थे उनकी हैबिट लो क्वालिटी होगी। हो सकता है वो रिक्शा वाला दारू, पार्टी और बाकी सूखे नशों में उड़ा दे। लोग दारू के पीछे अपने करोड़ों की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेच देते हैं, तो ये बना बनाया 25 करोड़ क्या है। और मनी मैट्रिक्स ही वो कारण है जिसके चलते लॉटरी जीतने वाले लोग वापस उसी पोजीशन पे आ जाते हैं कुछ सालों के अंदर। लॉटरी से पैसा तो मिल जाता है पर वेल्थ बिल्ड नहीं हो पाता, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट जो कि पैसों को बढ़ाता है। ये सब यहाँ से होता है। यानी अभी के समय में अगर कोई इंसान अमीर है तो उसका एक कारण है कि वो अमीर है, और जो गरीब है उसका भी एक कारण है कि वो गरीब है। मे भी उस इंसान के अंदर उतनी इच्छा है ही नहीं कि बहुत ज्यादा पैसा कमाऊं। तो आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि जिसके अंदर बर्निंग डिजायर होता है वो कुछ ना कुछ कर ही लेता है लाइफ में। इस थ्योरी में बहुत फ्लॉज भी है लेकिन इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट थ्योरी पे चलते हैं, दी ब्रोकन डेटा थ्योरी। कोई आपको डेटा बोलता है तो आपके मन में क्या आता है? आपके दिमाग में नंबर्स और एकदम एक जगह टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट किया हुआ एक कूल सा स्ट्रक्चर दिखता होगा। और आम इंसान डेटा पे यकीन भी करता है, जैसे कि इन्फ्लेशन डेटा, महंगाई का डेटा, पॉवर्टी यानी गरीबी का डेटा वगैरह वगैरह। तो ब्रोकन डेटा थ्योरी के हिसाब से दुनिया भर के सरकारें कभी भी रियल डेटा को, एक्चुअल डेटा को शो नहीं करती अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए। और एक आम इंसान को सरकार की डेटा पे बिलीव करना ही पड़ता है, क्योंकि सरकार अगर कहेगी फॉर एग्जाम्पल 9% लोग पॉवर्टी में, तो अब एक आम इंसान कभी भी जाके रियल में वेरीफाई करता ही नहीं कि ये एक्चुअल भी है कि नहीं। और वेरीफाई करना इम्पॉसिबल है इतने लार्ज स्केल के लोगों के नंबर्स को जाके इंडिविजुअली पता करना। तो इस थ्योरी के हिसाब से गवर्नमेंट डेटा को हमेशा ऊपर नीचे करके दिखाती है अपने बेनिफिट के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट अगर कहेगी कि महंगाई 7% पर ईयर के हिसाब से बढ़ रही है, 7% CAGR, पर अगर आप जाके रियल लाइफ में देखोगे एक्चुअल में कितने प्राइसेस बढ़ रहे हैं, स्पेशली हेल्थ केयर और एजुकेशन में, तो वो डेटा से मैच नहीं करेगा। रियल में महंगाई और बढ़ी है एज कम्पेयर टू ऑफिशियल आधिकारिक डेटा। तो इस ब्रोकन डेटा थ्योरी के हिसाब से जो डेटा क्रिएट करता है वो अपने मॉनेटरी बेनिफिट के हिसाब से डेटा को रिग करता है, यानी ऊपर नीचे करता है। दी सर्न एनर्जी डिस्टॉर्शन थ्योरी। मैंने आपको बताया था कि दुनिया की सबसे मिस्टीरियस जगह इजिप्ट का पिरामिड वाला एरिया है, पर दुनिया की सबसे खतरनाक जगह कौन सा है पता है? सर्न, स्विट्जरलैंड। बता रहा हूँ, कभी अगर ब्लैक होल धरती पे क्रिएट होगा ना तो वो सर्न में ही होगा पक्का। एक वाइड स्पेकुलेशन ये है कि मैंडेला इफेक्ट, इसमें लोग अजीब अजीब मेमोरीज को एक्सपीरियंस करते हैं। ऐसा लगता है कि पैरेलल यूनिवर्स से मेमोरी यहाँ आ गया है। मैंने मैंडेला इफेक्ट के ऊपर एक पूरा वीडियो भी बनाया था पहले। तो इस थ्योरी के हिसाब से मैंडेला इफेक्ट हुआ था सर्न में कंडक्ट किए गए क्रेजी एक्सपेरिमेंट्स के चलते। सर्न डिस्टॉर्शन थ्योरी के हिसाब से जब हाई एनर्जी पार्टिकल्स को वहां टकराया जाता है तो अल्टरनेट रियलिटी पोर्टल्स खुल जाते हैं इस यूनिवर्स के फैब्रिक में, जो कि धरती के लोगों के मेमोरीज को अफेक्ट करता है, जिसके चलते पैरेलल यूनिवर्स की मेमोरी इंसानों को एक्सपीरियंस होने लगती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कई लोग ये स्पेकुलेट करते हैं कि अगर वैक्यूम डिके वाली बात सही हुई कि इस यूनिवर्स में एक लेवल ऑफ एनर्जी है और वो डिस्टॉर्ट हुई तो यूनिवर्स कोलैप्स कर जाएगा। तो सर्न जैसे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है तो ऐसा पॉसिबल है कि सर्न के चलते ही ये यूनिवर्स गायब हो जाए। अभी तो बहुत बड़ी बात है, क्या ये बात एक्चुअल में ट्रू है? तो हमारा कॉमन सेंस एक बात को कहता है सिंपली कि नेचर में जो एक्चुअली सुपरनोवा और क्या क्या हो रहा है स्पेस में, उसमें जितना एनर्जी होता है वो तो इंसेन लेवल का होता है। तो धरती में जो एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं टुक टुक, वो तो उसके सामने कुछ नहीं है। बट असल में इसका उल्टा ट्रू है। प्रकृति में जितने इंसेन लेवल ऑफ एनर्जी नहीं निकलते हैं नेचुरल चीज़ों की वजह से, सुपरनोवा या फिर सन का टेम्परेचर, उससे ज्यादा लैब में क्रिएट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सर्न में जब एटॉमिक तो नहीं पर जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स को टकराया जाता है तो वहां पर टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है, पता है कितना? ट्रिलियंस ऑफ डिग्रीज। जो सूरज के कोर, एक्चुअल कोर जो है सूरज का स्पेस में, उससे भी ज्यादा गर्म है। ये इनसेन है मैन। इसलिए अगर साइंस फिक्शन टाइप की बातें सही हुई, जैसे ब्लैक होल अपीयर हो जाना, धरती को सक कर लेना अपने आप में ही, तो इसकी शुरुआत स्विट्जरलैंड में ही होगी। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपको छुट्टियां मनाने जाना है तो मालदीव चले जाओ, स्विट्जरलैंड नहीं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने समझा डार्क फॉरेस्ट थ्योरी, मून लैंडिंग थ्योरी, फ्लैट अर्थ थ्योरी, एंशिएंट एलियंस थ्योरी, वैक्यूम डिके, हॉलो अर्थ, मनी मैट्रिक्स, ब्रोकन डेटा और सर्न एनर्जी डिस्टॉर्शन। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा, और अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया तो ऑन कर लो। और धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में।